नमस्कार. देशदूतच्या कृषार्थ या मालिकेमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. आज ज्या विषयावर आपण बोलणार आहोत तो विषय है एक्सपोर्ट्स का. एक्सपोर्ट के इस विषय पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं फ्रेश ड्रॉप फ्रूट्स लिमिटेड के मयंक जी टंडन. मयंक जी नमस्कार और स्वागत है आपका देशदूत के इस मंच पे. जैसे हमने कहा कि देशदूत की ये एनिवर्सरी है 4 सितंबर से और हम लोग बात कर रहे हैं कृषार्थ से, दैट इज़ द एग्रोनॉमिक्स, एंड वी आर स्पीकिंग ऑफ द होल इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दीज डेज टू लुक इनटू. आप काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में, प्राइमरीली ग्रेप्स में. तो थोड़ा ये बताइए कि कैसे शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरुआत हुई. आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं आते हैं ये मैंने सुना है, और फिर भी आप इस सेक्टर में काम कर रहे हो, तो कैसा शुरुआत रहा आपका. नमस्कार. देखिए, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से डेफिनेटली हम लोग नहीं हैं. ये कंपनी मिस्टर अशोक मोतियानी ने शुरू की थी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके. वो खुद एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं आईआईटी कानपुर से. उन्होंने जब ये कंपनी शुरू की करीब 1992 में, तब एग्रीकल्चरल को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही थी. हमारी इकोनॉमी खुल रही थी उस वक्त, तो काफ़ी एम्फेसिस था कि कृषि उत्पादन को एक्सपोर्ट किया जाए डेवलप्ड मार्केट्स को, क्योंकि डेवलप्ड मार्केट्स में उसका जो वैल्यू रियलाइजेशन है वो अच्छा हो सकता है और वो वैल्यू हमारे ग्रोअर्स तक पहुंच सकती है. तो उन्होंने जब ये शुरू की तो शुरुआत में थोड़ा मैंगो एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन हमारा जो मैंगो की वैरायटीज़ हैं वो बाय सी कंटेनर्स इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर पाते. लेकिन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी यूरोप में 6 हफ्तों की, जिस दौरान किसी भी और देश से अंगूर नहीं आता था. नहीं आ रहे थे. तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि यहाँ पे ग्रोअर्स को बताना था कि क्या क्वालिटी या क्या स्पेसिफिकेशन पे अंगूर बनाना है जो कि उन डेवलप्ड मार्केट्स में ले जाया जा सके. तो पहले कई साल ये चीज़ सीखने में लग गई, क्योंकि वहाँ पे अगर ग्राहक मांगता था कि मेरे को 16 mm या 17 mm डायमीटर का अंगूर का बेरी चाहिए, तो अगर आप किसी ग्रोअर को बोलो, वो कहता है कि तुम्हें 16 mm क्यों चाहिए, वही न्यूट्रिशन और वही टेस्ट, तो तुम्हें 10 mm की 2 बेरीज खा लो. तो हमको शुरुआत में काफ़ी समय लगा समझाने में, लेकिन हमारे ग्रोअर्स भी बहुत प्रोग्रेसिव हैं. बिल्कुल. बहुत साथ मिला ग्रोअर्स का वो अचीव करने में, जो कि उस मार्केट का रिक्वायरमेंट था. ये सप्लाई चेन में अगर हर आदमी अपना काम ना करे तो इसमें सक्सेस मुमकिन नहीं है. बिल्कुल. एवरी सेगमेंट इज एवरी सेगमेंट, एंड ग्रोअर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हियर, क्योंकि शुरुआत वहां से होती है. बिल्कुल. क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बन सकता है उस क्वालिटी का, तो वो ग्रोअर बना सकता है. ग्रोअर की कुछ लिमिटेशन होती हैं कि उनको ये नहीं पता चलता कई बार कि चाहिए क्या मार्केट में. बिल्कुल. ये जो जिम्मेदारी है ये हम जैसे लोगों की है कि हम ये इंफॉर्मेशन ग्रोअर तक पहुंचाएं कि चाहे वो फिजिकल क्वालिटी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन हो जो कि एक मार्केट की डिमांड है, हम उसको किस तरीके से यहाँ पर अडॉप्ट करने के लिए हम उनकी मदद कर सकते. तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 फेजेस में काम करना पड़ रहा है. एक तो मार्केट रिसर्च कि कहाँ नासिक का ग्रेप या महाराष्ट्र का ग्रेप कहाँ पे पहुँच सकता है, कहाँ पे उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल सकती है, और दूसरा है इज द एजुकेशन ऑफ द फार्मर्स. सो लेट अस स्पीक अबाउट द फर्स्ट वन, कि व्हाट वाज द मार्केट सर्वे दैट यू डिड, हाउ डिड यू रिसर्च द मार्केट टू फाइंड दैट व्हिच market area needed what type of grapes, and did they have any pellets, did they have any tastes for any particular grapes from any part of Maharashtra or India? सो इनिशियल ईयर्स यही समझने में गए कि अलग अलग मार्केट्स का, बिकॉज यूरोप एक बड़ा मार्केट था, यूरोप की डिमांड थी, ये हमको पता चला था.
उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमको ये रियलाइज़ हुआ कि उस मार्केट में भी अलग अलग देशों की अलग अलग डिमांड्स थी। जैसे शुरुआत में यूके का जो रिक्वायरमेंट था वो थोड़े खट्टे अंगूर की तरफ था। अच्छा। और बाकी यूरोपियन देशों का जो रिक्वायरमेंट था वो थोड़े हायर शुगर अंगूर की तरफ था। तो इस चीज़ को समझ के और सही प्रोडक्ट को सही तरफ ले जाके सही मार्केट में ले जाने का काम हमको इनिशियली करना पड़ा, बिकॉज तभी उसकी वैल्यू रियलाइज हो सकती थी। तो ये एक इनिशियल फेज था जिसमें यूरोप के ऊपर काफ़ी फोकस था, बिकॉज वो सबसे इंटरेस्टिंग मार्केट उस वक्त लगता था। जो 6 हफ्ते का मैंने आपको बताया कि वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से मैं खाली उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि उसको हमारे ग्रोअर्स ने और हमारी एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी ने इस तरीके से कैपिटलाइज किया कि वो 6 हफ्ते की जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमने 16 हफ्ते की कर दी। तो जो केवल 1.5 महीने का सीजन होता था, हाँ। हम लोग करीब 3.5 से 4 महीने तक आज की तारीख में अपना अंगूर एक्सपोर्ट करते हैं। क्या बात है। सो लाइक एवरी अपॉर्चुनिटी हैज़ समथिंग टू गेन एंड कुछ उसमें से आप बना सकते हो, तो वो बिल्कुल बनाए। आपने ये भी कहा कि कुछ लर्निंग रहा इस प्रोसेस में 2000 से लेके 92 से लेके 2000 और 2000 के बाद 2010 में, कि जब मार्केट की डिमांड्स बदली, मार्केट के रिक्वायरमेंट्स बदले, तो ये लर्निंग प्रोसेस कैसे रहा? देखिए, मार्केट के डिमांड्स हमेशा बदलते रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने कस्टमर्स के साथ एक क्लोज कांटेक्ट रखें और ये असेस करने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि आज का जो रिक्वायरमेंट है वो हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आते 2 साल में 5 साल में क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि सन 2002 में एक सर्टिफिकेशन था जिसका नाम उस वक्त था यूरोप गैप। ओके। यूरोपियन रिटेलर्स इसकी बात करते थे, लेकिन ये एक सर्टिफिकेशन ऐसा था, गैप मतलब यूरोपियन रिटेलर्स गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके। दैट इज व्हाट गैप स्टैंड्स फॉर। नॉर्मल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ये कहा जा सकता है कि जैसे हमारे ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का ये एक स्टैंडर्ड था जो कि यूरोपियन रिटेलर्स ही साथ में मिलकर डेवलप कर रहे थे। 2002 में वो उसकी बात कर रहे थे। उस वक्त कंपलसरी नहीं था, लेकिन हमको इतना जरूर एहसास हो गया था कि ये आते कुछ सालों में कंपलसरी हो जाएगा। तो हमने अपने ग्रोवर्स के साथ भी ये बात करना शुरू की। 2003 में हम यहाँ से 11 ग्रोवर्स को लेके साउथ अफ्रीका गए। ओके। उनको ये दिखाने के लिए कि वहाँ पे ग्रोवर्स यूरोप गैप कैसे कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके की टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल हो रहा है। दैट वाज एन आई ओपनर फॉर अ लॉट ऑफ आवर ग्रोवर्स। उन्होंने उसकी तैयारी भी शुरू की। वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट देखे जो उन्होंने कहा कि ये हमारे को इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो जब हम वापस आए तो हमने कुछ इक्विपमेंट इंपोर्ट किए वहाँ से, जो कि यहाँ पे कुछ ग्रोवर्स को दिए। 2003 में जो पहले 3 फार्मर्स इंडिया में सर्टिफाई हुए थे यूरोप गैप के लिए, वो हमारे फार्मर्स थे। तो हमने 2 मॉडल फार्मर्स नासिक में लिए, 1 मॉडल फार्मर्स सांगली में लिया और उनको तैयार किया कि अपने फार्म पे वो ग्लोबल यूरोप गैप सर्टिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। कुछ ही सालों में वो सर्टिफिकेशन कंपलसरी हो गया। तो पहले साल जो 3 ग्रोवर थे हमारे, अगले साल 9 हुए, फिर उसके बाद 24 हुए, और आज की तारीख में तो 100% सप्लाई जो यूरोप को होता है वो सर्टिफाइड ही सप्लाई होता है। वो यूरोप गैप इवेंचुअली आगे जाके बदल गया ग्लोबल गैप के नाम पे। ओके। तो इसका मतलब ये है कि ना कि आपको सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है, बट यू ऑल्सो हैव टू वर्क विद द एटीट्यूड ऑफ द ग्रोअर्स। एब्सोल्युटली। देखिए, हम लोगों का मानना ये रहा है कि एग्रीकल्चरल की एक सप्लाई चेन है। ये चेन में या तो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं या आप कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। यदि आप केवल कॉस्ट ऐड कर रहे हैं तो आप वैसे भी ज़्यादा नहीं चलने वाले, बिकॉज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो भी वैल्यू ऐड कर रहा है उसको तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हम अपने ग्रोवर्स को यही कहते हैं कि आप ग्रोइंग पे फोकस करो। हाँ। आप सबसे अच्छा अंगूर बनाओ।
हम पोस्ट हार्वेस्ट पे और मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। हम उसका पोस्ट हार्वेस्ट ध्यान अच्छे से अच्छे तरीके से रखेंगे और उसको अच्छे से अच्छे ग्राहक के पास लेके जाएंगे जो कि उससे अच्छे से अच्छा दाम दे सके और अपने ग्रोअर्स को हम अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सके। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का अच्छा रिटर्न अगर ग्रोअर को नहीं मिलेगा तो वो क्यों बनाएगा अच्छी क्वालिटी? वेरी ट्रू। ये जो आप कह रहे हो कि इट इज़ फ्रॉम द फार्म टू द एक्सपोर्ट टू अ रिटेल शॉप इन यूरोप और जो कोई भी मार्केट हो उस तक, वहाँ तक, ये सब करने के लिए कि जैसा ग्रोअर ने अपना अंगूर बना लिया, आपकी 2-3 फैसिलिटीज़ है, नासिक में है, सांगली में है, तो यहाँ पे आप उसको कुछ ट्रीट करते हो, कुछ पैकेजिंग करते हो, आप उसके कुछ लेबलिंग सर्टिफिकेशंस करते हो, क्या होता है आपकी फैसिलिटीज़ में? तो जिस तरीके से एक फार्म का सर्टिफिकेशन होता है उसी तरीके से एक पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी का भी सर्टिफिकेशन होता है। वो भी हमने 2005 में ही उसको किया था। BRC करके एक ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम का सर्टिफिकेशन रहता था जो कि हमने बहुत प्रोएक्टिवली उस वक्त अडॉप्ट किया था। अगेन इट वाज नॉट अ रिक्वायरमेंट बट वी न्यू दैट इवेंचुअली इट विल बिकम अ रिक्वायरमेंट। सो वो हमने 2005 में अपनाया। हम लोग जो अंगूर को अपने पैक हाउस में लेके आते हैं, हम उसको प्रॉपरली ग्रेड करते हैं, उसको प्रॉपर सॉर्टिंग करके उसको एक यूनिफॉर्म तरीके से जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उस तरीके की पैकेजिंग में पैक करते हैं और बेसिकली उसको एक कोल्ड चेन के अंदर पहुंचाते हैं जल्दी से जल्दी। क्योंकि जैसे ही वो कोल्ड चेन हार्वेस्ट होता है अंगूर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। जैसे आम है, हार्वेस्ट होके वो राइपन होता है, फिर खाने के लिए बनता है। अंगूर का ऐसा नहीं है। अंगूर को हार्वेस्ट करने के बाद केवल वो नीचे ही जाता है, तो उसको जल्दी से जल्दी कोल्ड चेन में लाना ज़रूरी है। ये काम हमारा है। तो हमारे पास प्री कूलिंग चेम्बर्स, कोल्ड स्टोर्स वगैरह हैं जिसमें आफ्टर पैकेजिंग इट, उन पैकेजिंग में जो कि एक स्पेसिफिक ग्राहक का रिक्वायरमेंट है, वी मूव इट इनटू द कोल्ड चेन। उसके बाद वो कोल्ड चेन नहीं टूटती है जब तक कि वो यूरोप में अपने ग्राहक के पास नहीं पहुंचता, क्योंकि वो ट्रैवल भी रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में करता है, वहाँ भी कोल्ड स्टोर्स में ही रहता है, डिस्ट्रीब्यूट भी रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में होता है, फाइनली वो शेल्फ पे पहुँचता है जो कि उनका एम्बिएंट शेल्फ करीब 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जो अंगूर हम आज हार्वेस्ट करते हैं वो शायद 2 महीने बाद किसी रिटेल शेल्फ पे बिक रहा होगा, लेकिन उसकी जो कंडीशन होगी वो बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि उसका ध्यान रखा गया है, कोल्ड चेन। बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आप बता रहे हो, क्योंकि जब हम हार्वेस्ट करते हैं वहाँ से लेके एक यूरोप में या और किसी रशिया में या चाइना में जो कोई भी खाने वाला है, हमको उसके सेहत का ध्यान रखना है जी। सो उसको कुछ अच्छा खाने के लिए मिले, इसलिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ये सब करते हुए जैसे मैंने कहा, दूसरा एक आपका अटेंशन का फोकस है वो जो है कि आपका ग्रोअर, जिसके बारे में आप काफ़ी बात कर चुके हैं। तो आपके पूरे एक्सपीरियंस में ग्रोअर्स का बिहेवियर कैसा रहा है? आजकल हम देखते हैं कि नासिक में आप किसी भी ग्रेप ग्रोअर से पूछो तो वो कहता है मैं थोड़ा एक्सपोर्ट करता हूँ और थोड़ा मार्केट में बेचता हूँ। तो बहुत सारा अवेयरनेस एक्सपोर्ट्स के लिए नासिक के ग्रोअर्स में ही बढ़ता दिखता है। आपके अनुभव से ये सारा ग्रेप ग्रोइंग का मार्केट और ये ग्रोअर्स का एटीट्यूड ये कैसा रहा है? डू दे रियलाइज दैट इफ दे प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर मैनर then they are going to fetch good market price for it? So I think growers not only realize कि यदि वो अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे तो उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कुछ ग्रोवर्स जो हमारे साथ पिछले 15 साल से एसोसिएटेड हैं वो डोमेस्टिक के लिए कुछ बनाते ही नहीं, बिकॉज वो इतना फोकस्ड हैं एक्सपोर्ट की क्वालिटी बनाने में। मौसम किसी भी वक्त बिगड़ सकता है, उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन साल दर साल अच्छी क्वालिटी बनाने की कैपेबिलिटी हमारे ग्रोअर्स ने डेमोन्स्ट्रेट की है। दूसरी चीज़, खासकर अंगूर के ग्रोअर्स जो हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। मैंने आपको बताया कि 2003 में जो उससे पहले स्प्रे होता था खेतों में, वो बैकपैक के ज़रिए होता था, जो आपने अभी भी देखा होगा कुछ जगहों पे। वहाँ से जब हम उन्होंने ब्लोअर्स देखे जो कि हाई स्पीड ब्लोअर्स थे, ट्रैक्टर्स में माउंट हो सकते थे, बिल्कुल प्रिसाइज डोजेज प्लांट को दे सकते थे, तो वो हमने
जो करीब 12 इंपोर्ट किए इटली से, और वो यहाँ ग्रोवर्स को दिए, उनको उसका बेनिफिट मिला। और आज आप ये देखिए कि अंगूर में बैकपैक पे कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, सब कुछ आज जो है वो मॉडर्न इक्विपमेंट से स्प्रे किया जाता है। और आज के अंगूर का फार्मर जो इंडिया का है वो किसी भी मायने में साउथ अफ्रीका या चिली के फार्मर से कम नहीं है। क्या बात है। मतलब उनको वही इक्विपमेंट है उनके पास। और आप ये सोचिए कि इवन फ्रॉम सॉइल प्रिजर्वेशन एंड सॉइल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले जो पानी इरिगेशन करते थे वो किसी भी हिसाब से करते थे कि पानी देना है इसलिए पानी देते थे। आज की तारीख में मतलब ये इनफैक्ट कई सालों से ऐसा है कि 100% जो अंगूर एक्सपोर्ट के लिए बनता है वो ड्रिप इरिगेशन से बनता है, तो वहाँ पानी की बचत होती है। ये एक लेवल था, लेकिन उसके भी आगे आप ये देखिए कि कुछ ग्रोवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सॉइल में सेंसर्स लगाए हुए हैं, वेदर स्टेशंस लगाए हुए हैं अपने फार्म पे, और वो अपने फार्म को उतना ही पानी देते हैं जितना उस फार्म को जरूरत है। बिल्कुल। इससे वाटर कंजर्वेशन भी होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन भी हो रहा है, और सॉइल भी रन ऑफ नहीं होता। कुछ ग्रोवर्स तो उसके भी आगे गए हैं जहां पे उन्होंने सोलर पंप्स लगाए हैं। ओके। तो ऑटोमेट तो किया ही है सारा इरिगेशन, फर्टिगेशन भी ऑटोमेट कर दिया है, और सोलर एनर्जी भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो इट्स वेरी नाइस टू नो कि अपने ही फार्मर्स जो है वो एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को भी इसमें अडाप्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, और ये ज़्यादा बात कही जाती है कि जनरली ग्रेप्स के बारे में कि बहुत सारा पेस्टिसाइड ग्रेप में लगता है। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स में नहीं लगता है बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट रेसिड्यू लेवल, पर इफ़ वी टॉक अबाउट द जनरल डोमेस्टिक मार्केट, people are realizing that more use of pesticide is only going to fetch them lesser money. तो ये सारे इक्वेशन में हमने जिन फार्मर्स से बात किया है, काफ़ी दिनों में हम लोग भी सेव सॉइल में काम कर रहे हैं, तो जिन फार्मर्स से हमने बात किया है, वी फाइंड दैट देयर इज़ अ ट्रेंड टू कमिंग बैक टू द नेचुरल फार्मिंग वेज, कि फर्टिलाइजर्स भी नेचुरली बनाओ या ऑर्गेनिकली कुछ ग्रो करो। डू यू थिंक दिस होल approach to the changed farming practices will go in the long run, not only for exports but also for the domestic markets? I think what you're saying is very right, because देखिए बनाने वाला उस दिशा में जाता है जहाँ पे उस चीज़ की के कंज्यूमर का ट्रेंड होता है। और आज इंडिया में भी ये ट्रेंड है कि हेल्दी और सेफ फूड खाएं। हेल्दी और सेफ फूड मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि उस फूड का जो उत्पादन कर रहे हैं वो भी उस चीज़ से सेंसिटाइज हों। बिल्कुल। और आई थिंक मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे कई शेतकरी इस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये यूरोप गैप और ग्लोबल गैप ये क्या था। पहले जिसको स्प्रे करना होता था, फार्मर एक परेशानी में जाता था किसी दवाई की दुकान पे, वो कहता था कि तुम ये कर लो, इससे तुम्हारा ये डिजीज चला जाएगा। वो दूसरी दुकान पे जाता था, दूसरा वाला उसे कुछ और बोलता था, तो वो दोनों चीज़ें मारता था। इससे कई नुकसान होते हैं। इससे नुकसान सबसे बड़ा तो ये है कि आपका खुद का ही खर्चा बढ़ रहा है, फार्मर का खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि उसे बार बार कुछ कुछ दवाई मारनी पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो क्रॉप बना रहे हैं उसकी सेफ्टी कम होती जा रही है उसके कंज्यूमर के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि जो भी केमिकल इस्तेमाल होता है उसका कुछ ना कुछ असर पर्यावरण पे आता है, चाहे वो सॉइल में रह सकता है, चाहे वो पेड़ में कई साल रह सकता है, या वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को हार्म कर सकता है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि कई दवाइयाँ ऐसी हैं, कई पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जिनको ग्लोबली बैन किया जा रहा है, बिकॉज दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बेनिफिशियल insects like even honeybees. तो ये जो सेंसिटिविटी है, ये आप जो ये सर्टिफिकेशंस हुए उसमें उन्होंने ये एक सिंपल सा एक फॉर्म था जिसमें वो ये कहते थे कि आपने क्या मारा, कितना मारा और क्यों मारा। तो जब एक शेतकरी से ये सवाल पूछा गया तब उन्होंने उस चीज को लिखना शुरू किया और समझना शुरू किया कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं।
अगर किसी पेस्टिसाइड को 2.5 ml के डोज से मारना है तो 5 ml मार के हमें नुकसान होने वाला है, बिल्कुल, और सामने वाले को भी नुकसान होने वाला है, फायदा किसी को नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो नॉलेज है और ये सेंसिटिविटी है, ये फार्मर्स में डेफिनेटली बढ़ती चली जा रही है, और ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि द होल एग्रीकल्चरल ट्रेंड इज़ ऑन अ वर्ज कि जहाँ वो थोड़ा कंफ्यूज है कि या तो उसको हायर प्रोडक्शन, हायर यील्ड में जाना है, या तो उसको सस्टेनेबिलिटी में जाना है। इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रेप्स, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल क्रॉप है कई सालों से, भले बाहर से आया हो बट नाउ इट इज़ स्टेड हियर, एक आइडेंटिटी देता है नासिक को। और ऐसे क्रॉप में अगर हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं तो what will be the sustainability of a grape crop? Do you look it into the market factors, or do you look it into the whole process of growing of grapes? See, sustainability is a globally important topic today. आज जो सबसे डेवलप्ड मार्केट्स की हम बात करें, वहाँ पे कंज्यूमर ये डिमांड करता है कि जो भी प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहा है वो सस्टेनेबली कल्टिवेटेड हो। इसका मतलब कि जो रिटेलर वहाँ पे बेच रहा है ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल, वो रिटेलर ये जिम्मेदारी हमारे साथ शेयर करता है और हम ये जिम्मेदारी अपने ग्रोअर के साथ शेयर करते हैं। इसमें देखिए, कई बार जो ये चुनाव होता है, ये चुनाव इसके बीच में नहीं है कि 100% ऑर्गेनिक करें या हम पेस्टिसाइड के तरफ जाएं और हम केवल प्रोडक्टिविटी को चेज करें। बिकॉज किसी भी प्लांट की एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल प्रोडक्टिविटी लेवल होता है, उसको ऑप्टिमली समझना और ऑप्टिमल लेवल पे प्रोड्यूस करना विद द करेक्ट यूज ऑफ सेफ इनपुट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जैसे कि ये ग्लोबल गैप है, उसी तरीके से कुछ सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स भी हैं। आज हमारे ग्रोवर्स ने वो भी अडॉप्ट किए हैं। वो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक तरफ है, दूसरी तरफ वो ये भी देखते हैं कि जो फार्म से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो ग्रोवर की खुद की फैमिली हो या उन वर्कर्स की फैमिली हो जो फार्म पे काम कर रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए ये स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब आज कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि आप अपने वर्कर को भी सही वेतन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मतलब ये चीज़ जो एक इंडस्ट्री के ऊपर लागू होती है नॉर्मली, कि आप उनके यू टेक केयर, यू आर पेइंग द मिनिमम वेजेस, यू आर पेइंग लिविंग वेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स। और इसका एडवांटेज, इसका जो बेनिफिट है, ये ग्रोवर्स को भी मिला है। कई बार ये होता है कि ग्रोवर्स के पास मैन पावर नहीं होती है फार्म पे काम करने की, लेकिन जो ग्रोवर अपने लोगों का ध्यान रख रहा है, वो लोग उस ग्रोअर का भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, इट्स अ टू वे प्रोसेस। इट्स अ टू वे प्रोसेस। डेफिनेटली। तो आई थिंक रास्ता कोई एक बीच का रास्ता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द एनवायरनमेंट वन इज ऑपरेटिंग इन। अदरवाइज सबसे रिसेंट एग्जांपल तो आप श्रीलंका का भी देख सकते हैं, जिन्होंने ओवरनाइट ऑर्गेनिक में स्विच करके, तो रास्ता सही है, दिशा सही है, लेकिन जो कदम है वो समझ के बढ़ाने चाहिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सैड कि रास्ता सही है, दिशा सही है, पर कदम बहुत समझ के बढ़ाने चाहिए। द होल ग्रेप इंडस्ट्री इन नासिक इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री। और जैसे मयंक जी बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स का भी बहुत ही बड़ा स्कोप है। इनकी कंपनी के साथ आज आई थिंक मोर देन 500 ग्रोअर्स आपके साथ हैं, और जो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉड्यूल अडॉप्ट कर रहे हैं। नासिक के ग्रेप्स जब हम कहते हैं कि यूरोप में जाते हैं, रशिया में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा मिट्टी का प्रोडक्ट कहीं दूसरे देश में जाके अपना नाम कमा रहा है। तो ये करने का जो मीडियम है वो मयंक जी जैसे कंपनीज़ हैं कि जो एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं ये कर रहे हैं, और उनके लिए जो फैसिलिटेशन है कि जैसे सर्टिफिकेशंस है या पैकेजिंग है, नो हाउ ऑफ द मार्केट है, कौन से मार्केट में किस टाइप का चाहिए, कौन से मार्केट का ट्रेंड कैसा है, उसकी पसंदी क्या है, ये सारा स्टडी करके ये अपने ग्रोअर्स की तरफ ला रहे हैं। सो दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मीडियम, अ रोल ऑफ अ चैनल। और उस हिसाब से देखा जाए तो एक्सपोर्टर्स का रोल इस सारे एग्रोनॉमिक्स ऑफ ग्रेप्स में बहुत ही बड़ा होता है। आप अभी थोड़ा यू आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग पोमोग्रेनेट्स एंड सम अदर फ्रूट्स,
तो आई एम श्योर कि वो मार्केट भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि पोमोग्रेनेट्स ये जो अनार है नासिक को एक नया आइडेंटिटी अब देना शुरू किया है और बहुत सारे ग्रोअर्स उसमें भी अभी काम कर रहे हैं। तो एक बहुत सस्टेनेबल मार्केट ऑप्शन, जब आप कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, जब आप कुछ क्वालिटी मेंटेन करो, तो आपको अच्छे पैसे मिलके एक अच्छा ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकता है, कि जो ग्रेप्स ने नासिक को दिखाया है। मयंक जी, thank you so much for elaborating the whole export process and the export world to us on this platform of Deshdoot, and we wish you all the very best for your ventures. Thank you so much. Thank you. Thank you.